गुड मॉर्निंग फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे जुड़ रहा हूँ एक नए सेगमेंट के साथ में, जिस सेगमेंट का नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास। उसी के साथ साथ आपको यह देखना होगा कि वर्तमान संदर्भ में जो यूपीएससी या जो प्रांतीय सेवाएं हैं उनके अंदर कैसे प्रश्न आ रहे हैं यहाँ से, और कैसे उनको हैंडल किया जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो आपको यह देखना होगा कि जैसे आज के समय में जो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं वो 4 या 5 या 6 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। उसी के साथ साथ आपको यह देखना होगा कि जिस तरीके से वर्तमान में प्रश्न बन रहे हैं बस विश्व इतिहास से और मॉडर्न हिस्ट्री से, उनको आप अलग कर कर नहीं देख सकते। उसी को अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे। लगता तो यह है कि ये प्रश्न यानी कि जैसे अगस्त प्रस्ताव के ऊपर प्रश्न आ जाए तो आपको ये लगेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगस्त प्रस्ताव हम पढ़ते हैं 1940 में, तो यानी कि ये मॉडर्न हिस्ट्री से। लेकिन जब तक आपको वर्ल्ड सिनेरियो नहीं पता होने का, तो तब तक आप इसको क्या करोगे। इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं आप फैक्चुअली रखते हो, क्योंकि मेंस के स्तर पर तो आपको एनालिटिकली अप्रोच रखनी होगी, और एनालिटिकली अप्रोच के तहत ही आपको वहां इसका बेसिक विस्तारित रूप से चर्चा करनी होगी। वहीं यह भी देखना होगा कि उसमें किन किन आयामों को हम वहां लिख सकते हैं। खास तौर से जो हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑप्शनल से ज्यादा लगाव रखते हैं उनके लिए तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जीएस वालों के लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीएस में व्यक्ति स्टूडेंट्स क्या समझता है कि स्टार्टिंग में इस बात की भ्रम में रहता है कि मुझे ये भी पढ़ लो और वो भी पढ़ लो और ये भी पढ़ लो और वो भी पढ़ लो। उसी के साथ साथ और हमको यह टेंशन होती है कि इसको कौन सा नोट देना है, कौन सा नोट्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उसने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, तथ्यात्मक जानकारी ले ली, और मतलब उसने कुतर तो लिया बहुत सारा मटेरियल, उसको चबाएगा कैसे, और चबाने के बाद उसको पचाएगा कैसे, और पचाने के बाद उसको जब वो उसको एग्जिस्ट करेगा तो एग्जिस्ट करेगा कैसे। तो यही हमको संशय रहती है हमेशा, क्योंकि बच्चा होता है रिसर्चिंग टाइप, खोजी प्रवृत्ति का, उसको एकदम तुरंत सभी चीज चाहिए होती है। लेकिन आप देखोगे कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप इसकी तैयारी भी करोगे बेसिकली बिना किसी गाइडेंस के, तो 5 साल मिनिमम चाहिए होंगे, क्योंकि इसका सिलेबस ही इतना है दोस्तों कि 1 ईयर या 2 ईयर में इसका सिलेबस कंट्रोल आप नहीं कर सकते बिना गाइडेंस के। तो यही आपको देखना होगा। आप देखते होंगे टॉपर्स या कुछ लोगों के इंटरव्यू, वो कहते हैं कि मैंने 2 साल में या 3 साल या 1 साल में एग्जाम निकाल लिया, लेकिन वो अपने पीछे का इतिहास तो नहीं बताते ना। अपने पीछे की जितनी भी उन्होंने दूरी डिस्टेंस तय की है उसकी वो वहां चर्चा नहीं करते। तो इस भ्रम को माइंड से निकाल देना कि इसने 1 साल के अंदर ही प्रक्रिया से जुड़ा और 1 साल में एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, ऐसा कदापि इस एग्जाम के लिए नहीं होता, क्योंकि वो लोग पहले से पढ़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप स्टेट बोर्ड से हो तो आपने स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ा है, वहीं आप देखोगे तो जो एनसीईआरटी यानी कि जिसको आप एनसीईआरटी बोलते हो, सीबीएसई का जो सिलेबस है, जिस बच्चे ने वो सिलेबस पढ़ा होगा तो इसका मतलब यूपीएससी आपने देखा होगा जब तैयारी में आप लगते हो तो पहले क्या पढ़ते हो, एनसीईआरटी। और वो जो बच्चा होता है सीबीएसई वाला, सेंट्रल बोर्ड वाला, तो वो तो पहले से ही पढ़ा होता है एनसीईआरटी। तो यानी कि आप देखो उसने 10-12 साल तक एनसीईआरटी पढ़ी, तो आप उसके अपने से कंपेयर कैसे कर लोगे। आपके लिए तो सारी चीजें नवी है, क्योंकि आपने तो स्टेट बोर्ड पढ़ा है, एनसीईआरटी तो आपने पढ़ी नहीं वहां। तो आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी होगी और मिनिमम 1 ईयर एनसीईआरटी को आपको पढ़ने और समझने में लग जाएगा। तो ये आपको गैप समझना होगा। इसीलिए कभी भी किसी भ्रम पे मत जीना, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है कि पहले जब प्रिपरेशन में लगता है तो प्रिपरेशन में आदमी के अंदर, इंसान या स्टूडेंट कोई भी हो, क्योंकि मानव बिहेवियर है, तो उसमें उत्साह बहुत ज्यादा रहता है। और उत्साह के साथ साथ क्या होता है कि वह यह भी पढ़ दो और वह भी पढ़ दो कंटेंट, तो उसी के अंदर घूमता रहता है और कंटेंट को इकट्ठा करता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि कंटेंट इतना हो जाता है कि अगर बराबर में लगा हुआ उसके रैंक में वो एक बार वहां से नीचे गिर जाए तो व्यक्ति को निकलने में 1 घंटा लग सकता है। इतना ज्यादा दिल्ली के अंदर कंटेंट बच्चे ने इकट्ठा किया हुआ है, और उसी के अंदर ही वह लिपट के सोता है सर्दी में। तो आप देखोगे वो किसी निरर्थक है, वो किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि आदमी की, एक इंसान की सीमा होती है। आप बुक से किताबी ज्ञान लेकर कितना इसमें कुछ कर नहीं पाओगे ज्यादा कुछ। क्यों? क्योंकि इसमें अप्रोच आती है एनालिटिकल। किताब किसी एक बिंदु या किसी एक सेगमेंट पर लिखी होती है, वही तुम देखोगे
इसमें पर्सन 4-5 आयामों से जुड़ के आ जाता है, 3-4 सब्जेक्टों से इंटरलिंकिंग करके आ जाता है, इसीलिए एग्जाम भी श्रेष्ठ हो जाता है केंद्र स्तर पर जाकर। तो इसीलिए आज मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पहले मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको आज सिलेबस लिखाऊंगा, सिलेबस के साथ साथ कुछ मैं उसकी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको पढ़ना है। उसी के साथ साथ आपको यह देखना है कि प्री और मेंस के स्तर पर वर्ल्ड हिस्ट्री कौन कौन सी हमको पढ़नी है। ऐसा नहीं कि प्री के लेवल पर आप मेंस की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मेंस के स्तर पर आप प्री की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जबकि वो वहां नहीं आती और वो दूसरी जगह नहीं आती। तो आपको यह क्लियरिफिकेशन होना चाहिए अपनी स्टडी को लेकर कि हमको क्या पढ़ना और क्या स्किप करना है। तो आज हम पहले वही पढ़ेंगे, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस। तो पहले मैं हिस्ट्री बता दूं कि मेंस में क्या है और प्री में क्या है। तो यहां लिखते हैं इतिहास, इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो जो प्री में पढ़ना है और जो मेंस में पढ़ना है वो देखो जीएस पेपर के अंदर, ठीक। यहां से इसको 2 भागों में डिवाइड करो, एक भागीय एक भागीय। तो आपने देखा होगा यहां आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास, ये आपका प्री है और ये मेंस। आप नोट करते हुए चलना, यहां क्या पढ़ोगे, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत का इतिहास मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, अब आप ये देखो कि मॉडर्न हिस्ट्री कहां से लेकर और कहां तक होगी। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो फ्लासी युद्ध यानी कि फ्लासी का युद्ध आपने पढ़ा ही होगा बुकों में, और फिर बक्सर का युद्ध 1764 वगैरह में, और फ्लासी का 1757 जैसी जो भी तिथि वगैरह है उसको ज़्यादा यूपीएससी वगैरह में प्रायोरिटी देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पीटी के स्तर पर थोड़े तथ्य ध्यान तो रखने होंगे, क्योंकि कालखंड अगर याद रहे तो पर्सन को हैंडल करने में भी थोड़ी आसानी होती है। दूसरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ठीक। दूसरा भारतीय संस्कृति, ये मैं पीरी के लिख रहा हूं अभी सिलेबस। प्राचीन एवं मध्य, तीसरा प्राचीन एवं मध्य भारत का इतिहास। ये तो हो गए आपके प्री के स्तर पर टॉपिक, ठीक, यूपीएससी के अंदर। अब मेंस के अंदर मैं लिख रहा हूं यहां जो हमको पढ़ना होगा मेंस के लिए, इतिहास में, जो इतिहास के सेगमेंट यानी हिस्ट्री में हमको जो पढ़ना होगा वो पढ़ते हैं विश्व का इतिहास। पहला बिंदु यानी कि पहला सेगमेंट विश्व का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड यानी वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं इसको, ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरा सेगमेंट होगा हमें आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तीसरा होगा मध्य भारत का इतिहास। चौथा होगा प्राचीन भारत का इतिहास। ये टॉपिक हो गए आपके मेंस के। और एक टॉपिक इसमें और है, ये है आपका संस्कृति, भारतीय संस्कृति। ये प्री में भी है और मेंस में, भारतीय संस्कृति, जिसको आर्ट एंड कल्चर के नाम से आप पढ़ते हो। तो ये टॉपिक तो हो गए आपके मेंस के, और ये टॉपिक हो गए आपके प्री के। तो प्री की तो ये होगी, इसी के साथ साथ मेंस के साथ साथ हम प्री कराते चलेंगे आपका। तो देखो ये होगा आपका प्री, ये प्री हो गया और ये मेंस हो गया। तो जो प्रथम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका ये सेगमेंट इतिहास स्टार्ट करेंगे। तो इस सेगमेंट में आपको यह देखना होगा कि ये इससे कैसे जुड़ता है और इससे कैसे जुड़ता है और इससे कैसे जुड़ता है, और इसी के साथ साथ इससे कैसे जुड़ता है। आप यहां तो पढ़ोगे, दिक्कत क्या होती है कि बच्चा अलग अलग जगह, स्टूडेंट्स अलग अलग पढ़ लेता है और अपनी तैयारी को पूरी मान लेता है, लेकिन ऐसा कदापि गलत है मानना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि विश्व का इतिहास जब पढ़ोगे तो वहीं आपको आधुनिक भारत का इतिहास भी केंद्र में रखकर देखना होगा, और जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे वहीं आपको विश्व इतिहास को, सिनेरियो को समझना होगा कि हमने वहां क्या पढ़ा था। उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिनको हम वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ
इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। और इंटरलिंकिंग के साथ ही मेंस में यह ध्यान रखना होगा कि पर्सन का इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है पूछने का, और उसमें किन किन हम आयामों को यहाँ लिख सकते हैं और किस किस आयामों को हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो आज हम इसका सिलेबस आपको लिखाएंगे और थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। तो पहला इसका सिलेबस लिखो, मेंस का विश्व इतिहास। अब इसकी जो टॉपिक है वो टॉपिक जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा वो टॉपिक आपको मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री का। आपका मेंस का सिलेबस क्या है, तो हेडिंग डालो विश्व इतिहास और उसके सेगमेंट समझते जाओ, यानी कि उसका सिलेबस अपना नोट करते जाओ। देखो, पहले तो आपको ये समझना होगा कि पर्सन आते कैसे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से या मॉडर्न हिस्ट्री से। देखो, मैं बताऊं आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री से पर्सन इजी आता है, ज़्यादा कठिन पर्सन नहीं आता। उसकी भाषा कठिन आती है, अगर उसको समझ गए तो पर्सन बहुत आसान होता है। समझोगे तब, अगर टॉपिक को समझा हुआ होगा, अगर टॉपिक को रटा हुआ होगा तो कभी इसका पर्सन आपके पास, मैं कह रहा हूँ ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पर्सन कभी इसका उत्तर नहीं लिख पाओगे। अगर आपने किसी भी एनालिटिकली अप्रोच के विदाउट पढ़ा होगा तो आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इससे पर्सन कभी भी प्योर सब्जेक्ट से नहीं आता। इससे पर्सन हमेशा या तो मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ के आता है, और अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से ही पर्सन आता है तो आपस में बहुत सारे टॉपिकों से इंटरलिंकिंग होकर आता है। तो कभी भी किसी एक टॉपिक को पढ़कर आप इसका प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री ही एक ऐसा टॉपिक है कि इसका सिनेरियो बहुत ही लार्ज स्केल पे, यानी कि आपको वास्ट स्तर पे पढ़ना होगा। तो और फिर प्रश्न करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने एक बार पढ़ लिया ठीक से, तो चाहे पर्सन वो कहीं से भी पूछ ले, मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरलिंकिंग करके पूछ ले, या विश्व इतिहास से पूछ ले, या मध्य भारत से पूछ ले, या हमारी संस्कृति से उसको इंटरलिंकिंग करके पूछ ले। अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से कैसे इंटरलिंकिंग हो जाएगा, या उसी के साथ साथ संस्कृति से कैसे इंटरलिंकिंग हो जाएगा। तो मैं एक पर्सन आपको लिख रहा हूं पहले, विश्व इतिहास का मॉडर्न, जब पर्सन देखो आपको दिखाई देगा विश्व इतिहास का या मॉडर्न इतिहास का, और पर्सन को अगर आप समझ गए कि ये है कौन से और पूछना क्या चाह रहा है, तो आप इसको कर लोगे हैंडल। अगर पर्सन ही समझने में कठिनाई करते हो, वन डायमेंशनली पर्सन लिख दिया, तो नंबर तुम्हें पता ही है फिर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। उसी के साथ साथ एक पर्सन लिखो, 1940 के दशक में, क्वेश्चन नंबर 1, 1940 के दशक में, देखो जिसने जहां हिस्ट्री पढ़ी, वर्ल्ड हिस्ट्री, मुझे कोई शंका नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर किसी ने पढ़ लिए, तो आपको यह देखना होगा कि यह पर्सन, अगर हम मतलब कि जो मैं इसका आंसर बताऊंगा, जैसे अगर आप उसी संदर्भ में इसका आंसर सोच रहे हो तो आपने पढ़ी है ठीक, आपकी पढ़ने की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है, और आप पर्सनों के स्तर पर लेकर सहज हो उत्तर लेखन में। अगर आपने देखा कि मैं तो इसको उस स्तर तक समझ भी नहीं पा रहा था, पर्सन ही नहीं समझ पा रहा था, या समझ जो पा रहा था उसके अनुरूप इन्होंने नहीं यहाँ बताया, या इस पर्सन में यहाँ नहीं मैं इस स्तर पर आ रहा था, तो यानी कि आपको उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो मैं यही बताऊंगा, 1940 के दशक में उन परिस्थितियों की, 1940 के दशक में उन परिस्थितियों की, 1940 के दशक में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिन्होंने 1940 के दशक में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिन्होंने ब्रिटिश को भारत से लौटने में जटिल बना दिया। अब आप देखोगे कि पर्सन तो मॉडर्न हिस्ट्री से एक तरीके से देखो, 1940 के दशक में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिन्होंने ब्रिटिश को भारत से लौटने में जटिल बना दिया, ब्रिटिश को भारत से लौटने में जटिल बना दिया। तो
अब आपको यह देखना होगा कि इसमें हम क्या तो लिखें क्या ना लिखें। प्रश्न तो देखा देखा सा लग रहा है। अब आप ईमानदारी से अपने साथ तो ईमानदारी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि मैं इसमें क्या बताऊंगा और आप इसमें क्या लिख सकते थे। तो इतना तो मान के चल सकता हूँ कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री करीब करीब, मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सभी ने पढ़ी है, और वर्ल्ड हिस्ट्री तो मैंने पढ़ा ही दिया आपको। बेसिकली कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी थी, उसी बीच लॉकडाउन लग गया तो फिर मैं उसको नहीं करा पाया। तो कोई बात नहीं है, अब मैं यहाँ पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कराऊंगा उनको। हो सकता है कुछ मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूं किसी ना किसी रूप में, तो आप उस बात से भी निश्चित रहिएगा कि मैं इससे, आप पहले इसको समझ लीजिएगा। अगर आपने टॉपिक समझ लिया तो अगर आपके पास नोट्स नहीं भी होंगे तो भी आप इसमें बहुत कुछ आंसर लिख पाओगे। मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी है, उसी के साथ साथ आपने वर्ल्ड हिस्ट्री भी कुछ लोगों ने पढ़ी है। तो अब आप यह अपने से ईमानदारी करके बताना कि इसमें आप क्या सोच रहे थे और मैं इसमें किस तरीके से इसको आपको समझाऊंगा। तो देखो, 1940 के दशक में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिन्होंने ब्रिटिश को भारत छोड़ने में जटिलता पैदा की, या इस तरीके से ब्रिटिश को भारत से लौटने में जटिल बना दिया। तो वो परिस्थिति क्या थी जिनको ब्रिटिश ने जटिल बना, मतलब कि ब्रिटिश जब लौट रहे थे यहाँ से 1947 के आसपास, 40 के दशक में, तो कौन सी परिस्थितियां ऐसी बनी जिन्होंने उनको जटिल बना दिया। अब आप मुझे थोड़ा समय दो तो मैं आपको इसका आंसर समझाऊं। तो देखो, वह परिस्थितियां वह थी, आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो हमारे गांधी जी ने बहुत सारे ट्रूप्स वगैरह यानी सैनिक वगैरह ब्रिटिश को दिए और उसका साथ दिया ब्रिटिश का, और उसके ही तहत आपने देखा होगा थोड़े दिन बाद यानी कि 20 ईयर बाद सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है और गांधी जी को बोला जाता है कि हमारी सहायता कीजिए, लेकिन वही गांधी जी कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला, और ब्रिटिश का बहिष्कार करने जैसी प्रक्रिया आप देखोगे उसी समय पे, यानी गांधी जी साफ मना कर देते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे गांधी जी भी कहते हैं नो मैन और नो पाई, यानी कि ना तो कोई व्यक्ति दूंगा और ना कोई धन दूंगा। तो उस तरीके से आपने देखा होगा कि उससे पहले ब्रिटिश जो कर रहे थे उसकी तो आप यहाँ चर्चा मत करो, लेकिन उस समय देखो कि 1940 के दशक की यहाँ इसने लाइन लिखी हुई है, 1940 के दशक में ऐसी क्या घटनाएं हैं। तो जैसे ही 1940 के दशक में पर्सन में लिखा हुआ है तो इसी के अनुरूप आपको माइंड में सोचना होगा। अब दिमाग में ये भी चल रहा होगा आपके कि कहीं यहाँ कैबिनेट मिशन तो नहीं आ गया, क्रिप्स मिशन तो नहीं आ गया। अच्छा, यहाँ तो क्रिप्स मिशन आया था, उसी के बारे में पूछ रहा है कि 1940 के दशक में उसने क्या किया था। लेकिन प्रश्न तो पूछा है तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से जब प्रश्न पूछ रहे 1940 का दशक क्या है, मॉडर्न का टाइम पीरियड, तो जब टाइम पीरियड मॉडर्न का है और वर्ल्ड हिस्ट्री में तुमसे प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि आपने पढ़ा है कि भारत के संदर्भ में भारत से अंग्रेज लौट रहे थे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में तुम इसको पढ़ते हो। तो अगर प्रश्न समझा नहीं होगा, बुक 50 पढ़ लेना, अगर आप इस प्रश्न का हैंडल कर लो आंसर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उस स्तर तक बुक ने नहीं डिस्क्राइब किया कि आपस में चीजों को जोड़ते हुए बता दें यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि जिस समय ब्रिटिश वगैरह ने घोषणा कर दी कि गांधी जी ने मना कर दी उधर से कि हम साथ नहीं देंगे, तो ये कांग्रेस थी उस समय, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे गांधी इस बात से, ठीक है। इसी तरफ दूसरी क्या कौन सी पार्टी थी, मुस्लिम लीग। तो ये दो पार्टियां थी, इस पार्टी ने तो मना कर दी। उसी समय क्या किया कि अंग्रेजों ने, विश्व में घूम रहे थे अंग्रेज यानी ब्रिटिशर्स, और कह रहे थे कि हमारे साथ है इंडिया, और इधर इंडिया बहिष्कार कर रहा था कि हम उसमें नहीं जाएंगे, या तो पहले हमको यह कहो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तुम्हें एक संविधान सभा बनेगी और भारतीयों के द्वारा संविधान बनाया जाएगा और तुम्हें आजादी दी जाएगी। उस तरीके से ब्रिटिश यहाँ कुछ नहीं कर पाए, तो गांधी जी ने तुरंत यहाँ जो आला अधिकारी थे कांग्रेस के हाई कमांड को तुरंत कहा कि हम इसमें नहीं सहयोग करेंगे और इसका बहिष्कार करो। तो यानी कि उसमें साथ देने से कांग्रेस ने तो प्रॉपर इनकार कर दिया। तो ब्रिटिश को यह दिख रहा था कि यार कांग्रेस ने तो मना कर दिया और हमारी थू थू हो जाएगी पूरे विश्व के अंदर कि देखो ब्रिटिश वगैरह के साथ इंडिया ही नहीं है, यानी कि यह नेशन नहीं है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय और ब्रिटिश वगैरह पूरे विश्व में घूम घूम कर बोल रहे थे कि विश्व इतिहास जब पढ़ोगे ठीक से तो उसमें समझोगे, वह बोल रहे थे कि हमारे साथ तो इंडिया खड़ा है।
तो कहीं ना कहीं बोल तो रहे थे, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। उसी समय ब्रिटिश को लगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को अगर अपने साथ ले लिया जाए और मुस्लिम लीग को साथ ले लिया जाए तो हमारे पास यह आंसर रहेगा कि देखो भारत हमारे साथ है। एक पार्टी सही नहीं तो लेकिन दूसरी पार्टी भारत के हमारे साथ है, वो पार्टी थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को साथ लेने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली। उसी समय उन्होंने जिन्ना जी को बुलाया और जिन्ना जी को बुलाया कि आप हमारे साथ हो। जिन्ना जी ने कहा कि बदले में क्या दोगे, साथ तो हो जाऊंगा लेकिन मुझे बदले में यहां से क्या मिलेगा। तो जिन्ना जी ने कुछ अपनी शर्तें रखी। तो जिन्ना जी ने कहा कि देखो मैं साथ तो आपके हूं लेकिन साथ तब रहूंगा अगर आप मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व के रूप में यानी प्रतिनिधि के रूप में अकेले मुझसे बात करो। ध्यान से सुनना कि अकेले मुझसे बात करो। उसी के साथ साथ आपने देखा होगा जब आपने उसी समय इसके जो दो लीडर होते, एक पंजाब में थे एक बंगाल में थे, सिकंदर हयात वगैरह जो पंजाब में थे, पढ़ा होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। और वहीं फजलुल हक वगैरह बंगाल में थे, फजलुल हक बंगाल में थे, ये भी मुस्लिम लीग। तो इन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अंग्रेजों ने यह एक्सेप्ट कर लिया। उसी के साथ साथ आपने जो देखा होगा जब अगस्त प्रस्ताव आया तो अगस्त प्रस्ताव के अंदर लिखा गया, एक प्रावधान किया गया कि ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं बनेगा, भारत के अंदर कोई भी सुधार ऐसा नहीं होगा जिसमें मुस्लिम लीग की सहमति नहीं होगी। तो अगर मुस्लिम लीग की सहमति नहीं होगी, दो पार्टी सिस्टम मामला बन गया और इसके पास एक तरीके से जिन्ना जी की क्या आ गई, वीटो पावर। अगर उसमें मुस्लिम लीग साथ नहीं देगी तो ये वीटो कर देंगे जिन्ना जी। और जिन्ना जी ने यही किया। आपने देखा होगा जब जाकर भारत से पाकिस्तान बना, अगर ठीक से समझो, क्वेश्चन को समझ लो ठीक से, तो जब भी कोई ऐसा अधिनियम आता था कि इनका थोड़ा भी उसमें दिक्कत दिखाई पड़ती थी, तुरंत जिन्ना जी क्या कर देते थे, वीटो कर देते थे। इस वीटो का फायदा उठाते हुए इन्होंने देश की आजादी में टू नेशन वाली थ्योरी ले गया और उस टू नेशन थ्योरी के आधार पर ही पाकिस्तान आजाद हो। उसी समय जब आप देखोगे बहुत सारे उसी समय ऐसे सिनेरियो चल रहे थे कि देखने में तो आपको बहुत आसान लगेगा कि हाँ ये तो कुछ नहीं है, लेकिन मेंस के स्तर पर जब प्रश्न लिखोगे तो ये सब चर्चाएं आपको करनी होगी। अगर ये नहीं पता तो आप प्रश्न नहीं लिख पाओगे। और ये पता होना जब ही आपको सही है जब आप इनका सही यूज कर लो, क्योंकि जब प्रश्न लिखते हैं तो इनका सही यूज समय पर नहीं हो पाता, क्योंकि दिमाग में नहीं आते। क्यों? क्योंकि बुक पढ़ी हुई है और बुक से जब तुमने देखा होगा वहाँ अलग अलग चीजें उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ती। उसी तरीके से आपने देखा होगा जब वेबल योजना आती है तो वेबल योजना में भी बहुत सारे प्रावधान ऐसे तुम्हें दिखाई पड़ेंगे कि जिन्ना जी कहते हैं कि उसमें मैं ऐसा नहीं करूंगा कि तुम ऐसा कोई अधिनियम बनाओ जिसमें मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व नहीं हो। तो वेबल योजना के तहत जब बात चली तो वहां तुमने देखा होगा वेबल योजना में यह बात कही गई कि ब्रिटिश जो वायसराय परिषद थी उसमें 10 मेंबर भारतीय जाएंगे और 5 मुस्लिम लीग से होंगे और 5 कांग्रेस से होंगे। तो उसी समय कांग्रेस ने अपने 2 मेंबर मुस्लिम वगैरह लीडर भेज दिए। उनका नाम खान अबुल गफ्फार खान एक व्यक्ति थे, आप जानते भी होंगे उनको, वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। और दूसरे कलाम अबुल आजाद वगैरह थे। तो जब ये दोनों व्यक्ति गए तो जिन्ना जी ने उस समय अपनी वीटो का क्या यूज किया, उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे आ रहे हैं, ये तो मुस्लिम व्यक्ति हैं और ये कांग्रेस की तरफ से इस वायसराय परिषद में कैसे आ जाएंगे। तो जब वायसराय परिषद में उनका वीटो कर दिया तो यानी कि वेबल योजना भी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम व्यक्ति थे और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व तो अकेले वीटो यानी कि जिन्ना जी करते हैं। तो वो कहते थे कि नहीं यार, ये मुस्लिम लीडर कैसे कांग्रेस की साइड से आ सकते हैं, मुस्लिम का प्रतिनिधित्व तो हम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब ये उसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये कांग्रेस ने अपॉइंट किए अपनी तरफ से, तो इनका तुरंत बहिष्कार और वेबल योजना भी फेल कर दी गई। जब वेबल कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर बोलती रही कि अरे यार हम तो ये बात नहीं कहते कि हम केवल मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम तो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उस पूरे प्रतिनिधित्व को ये ध्यान में रखकर हमने अपने दोनों ये
वायसराय परिषद में भेजे हैं। तो यानी कि ये भी योजना, वेबल योजना भी विफल हो गई। अब देखो, अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद ब्रिटिश में क्लाइमेट इटली की सरकार बनी और उस सरकार ने तुरंत यहाँ से बैग एंड बैगेज पैक करने की प्रक्रिया में कदम आगे बढ़ाया। तो उसी समय आप देख रहे होंगे, क्योंकि जिन्ना जी को जो दाना खिला दिया यहाँ पर और वीटो पावर आ गई उनके पास, और उसी समय के कुछ समय के बाद उधर सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन जीत तो गया था, लेकिन आपने देखा होगा कोई मोमेंट वगैरह में हिला कर रख दिया ब्रिटिश को। और उसी समय देखोगे कि दुनिया भर के आंदोलन, शाही विद्रोह आंदोलन, दुनिया भर के आंदोलन स्टार्ट होते चले गए, ऊपर की राष्ट्रवाद पूरा अपने रंग में रंगने लगा। और उसी समय आप देखोगे फिर जिन्ना जी ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी और रक्तपात पूरी तरह से बहने लगा। वहीं देखोगे कि जब क्लाइमेट साहब को लगा कि ये तो मामला गंभीर है, तो उन्होंने तुरंत अपने पैर खींचने वापिस कर दी। पहले तो आपने देखा होगा कि ब्रिटिश उससे पहले कि यहाँ रहने के लिए वो कुछ भी प्रशासनिक सुधार की बात करते थे और अपना यहाँ स्थायित्व बनाने के लिए अग्रसर रहे, लेकिन उसके बाद तुरंत जैसे ही वो भागना चाह रहे हैं, अब देखो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जैसे ही वो भागना चाहते हैं और जिन्ना उन्हें खींच रहे हैं कि नहीं, कैसे जाओगे, पहले हमारा सोल्यूशन करो तब यहाँ से निकल के जाना। ब्रिटिश भाग रहे हैं और जिन्ना जी कॉलर पकड़े खड़े हैं कि नहीं, पहले हमारा सोल्यूशन करो, आपने हमको यह आश्वासन दिया हुआ है। तो वहीं फिर देखोगे तुम, जैसे 1946 के आसपास क्लाइमेट इटली की योजना बनती है और उधर से घोषणा आती है, मतलब स्टेटमेंट आता है कि अल्पसंख्यक को यह कोई अधिकार नहीं कि वह बहुसंख्यकों की प्रगति में बाधा डाले। तो यानी कि कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि जिन्ना जी की महत्वाकांक्षा को ब्रिटिश ने भी नकार दिया। तो उसी समय जिन्ना जी 16 अगस्त को सशस्त्र कार्यवाही यानी कि डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं, रतलाप होता है और उस समय पूरे के पूरे ट्रेन वगैरह जितने भी आप देखते हो, पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में कि पाकिस्तान से आने वाली और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनें कैसे उनका ब्लीडिंग हुई वहां पे, वो पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। आज़ादी के बाद की जब सुधार वगैरह पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो वहां पढ़ेंगे, या आप बुक से खुद भी पढ़ सकते हो उस चीज को, तो वहां से प्रश्न आते बहुत हैं इस तरीके से। अब देखो 1940 के दशक में उन परिस्थितियों की चर्चा कीजिए जिन्होंने ब्रिटिश भारत को भारत से लौटने में जटिल बना दिया, चर्चा कीजिए। तो आप समझ गए किन परिस्थितियों ने जटिल बनाया। तो ये सारी परिस्थितियां, अब देखो प्रश्न तो आया मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में से भी लिंक है, और प्रश्न आया अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी लिंक है। इस तरीके से प्रश्न आएंगे, तो ध्यान रखना, मैं सिलेबस लिख रहा हूँ फटाफट। इस तरीके से मैंने ये आपको थोड़ा सा बताया सिनेरियो इसका, कैसे प्रश्न हैंडल होगा। इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है अभी, लेकिन इस तरीके से एक तुम्हें थोड़ा आइडिया देने के लिए, ताकि कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए, वन डायमेंशनली पढ़ने का आपका संशय साफ हो जाए। अब इसका मैं सिलेबस लिखता हूं, फटाफट आप नोट करते हुए जाइएगा। और मेरी आपसे सभी से एक ही गुजारिश रहेगी कि कभी भी सब्जेक्ट को वन डायमेंशनली मत पढ़ना, हमेशा सब्जेक्ट को वाइड अप्रोच, वास्ट अप्रोच के साथ पढ़ना। क्योंकि अगर आप वाइड नहीं पढ़ रहे हो तो यूपीएससी वगैरह जैसे एग्जाम में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे प्रश्न बनते ही ऐसे हैं कि अगर आपने सही से पढ़ा हुआ नहीं तो आप उसको प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। तो फटाफट अपनी कॉपी पेन निकालिए थोड़ा और सिलेबस लिखना स्टार्ट करिए। पहला टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री का, प्रबोधनकालीन चिंतन। प्रबोधनकालीन चिंतन, फटाफट लिखते जाइए, प्रबोधनकालीन चिंतन। ठीक है। दूसरा, प्रबोधनकालीन चिंतन या पुनर्जागरण, दूसरा पॉइंट। दूसरा सिलेबस होगा आपका यहीं से फिर 19वीं सदी, अमेरिकी गृह युद्ध, नहीं अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। तीसरा पढ़ेंगे फिर हम अमेरिकी क्रांति के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। चौथा पढ़ेंगे फिर औद्योगिकी क्रांति। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे फिर हम, देखो सिलेबस ठीक से देख लेना, पहले प्रबोधनकालीन चिंतन यानी कि पुनर्जागरण भी बोलते हैं, पुनर्जागरण वगैरह पढ़ेंगे यहीं से, अमेरिकी क्रांति, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति,
उसके बाद औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कहाँ पे हुआ था वो वही पढ़ेंगे, ब्रिटिश वगैरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है। फिर पढ़ेंगे हम अमेरिका गृह युद्ध, अमेरिका गृह युद्ध। फिर पढ़ेंगे हम इटली का एकीकरण। फिर पढ़ेंगे हम जर्मनी का एकीकरण, 6-7, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। देखो यहां तक हो गया, इटली अमेरिका गृह युद्ध पढ़ेंगे, फिर इटली का एकीकरण, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद पढ़ेंगे उपनिवेशवाद। क्या है उपनिवेशवाद? उपनिवेशवाद, तो ये आपके टॉपिक हो गए वर्ल्ड हिस्ट्री के। उसके बाद पढ़ेंगे हम, यहां से फिर आएंगे प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं एक पॉइंट, एक सब्जेक्ट सेगमेंट और लिख देता हूं, प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद पढ़ेंगे हम रूसी क्रांति, नंबर 11 इधर लिख देते हैं। रूसी क्रांति के बाद क्या पढ़ेंगे हम? रूसी क्रांति के बाद फांसीवाद एवं नाजीवाद, फांसीवाद एवं नाजीवाद। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फांसीवाद और नाजीवाद के बाद क्या पढ़ेंगे हम? फांसीवाद और नाजीवाद के बाद पढ़ेंगे हम वैश्विक आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? उसके बाद पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद पढ़ेंगे हम चीनी क्रांति, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? चीनी क्रांति। चीनी क्रांति के बाद क्या पढ़ेंगे फिर हम? वहीं आपने देखा होगा कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध, शीत युद्ध। शीत युद्ध के बाद हम पढ़ेंगे यहां फिर 16वां बिंदु तृतीय विश्व युद्ध, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं पढ़ेंगे, तृतीय विश्व युद्ध तो उसको नहीं बोल सकते, उसके बोलते हैं तृतीय विश्व एवं गुट निरपेक्षता। तो क्या पढ़ेंगे? तृतीय विश्व एवं गुट निरपेक्षता। ये क्या थी? ये हमारे नेहरू जी की देन है, ठीक है। तृतीय विश्व एवं गुट निरपेक्षता। उसके बाद पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन, यानी कि सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के विघटन के बाद पढ़ेंगे हम उपनिवेशवाद एवं औपनिवेशिक नीति, औपनिवेशिक नीतियां। तो औपनिवेशिक नीतियों के बाद हम पढ़ेंगे फिर जापान का आधुनिकीकरण, जापान का आधुनिकीकरण, जापान का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण, ठीक है, जापान का आधुनिकीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इनको सभी को मिलाकर कुछ ऐसा विश्व इतिहास में प्रश्न बनते हैं, उसके या तो मैं आपको प्रश्न करा दूंगा एक दो बाद में, एक दो ही प्रश्न बनता है, या फिर आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे वहां हम उस तरीके के प्रश्न करा देंगे आपको जो यहाँ से आते हैं। तो अब आपके देखिए मैं एक बार टॉपिक फिर रिवाइव कर रहा हूँ, प्रबोधनकालीन चिंतन पुनर्जागरण वगैरह पढ़ेंगे पहले दिन। सेकंड लेक्चर हमारा होगा अमेरिकी क्रांति, थर्ड लेक्चर होगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति, फोर्थ लेक्चर होगा हमारा औद्योगिक क्रांति, पांचवा लेक्चर होगा हमारा, फिफ्थ लेक्चर अमेरिकी सिविल वॉर, और सिक्स लेक्चर होगा हमारा इटली का एकीकरण, यानी कि सातवां होगा जर्मनी का एकीकरण, आठवां होगा उपनिवेशवाद, और नाइन्थ लेक्चर होगा हमारा प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 10th लेक्चर होगा हमारा रूसी रिवॉल्यूशन यानी कि रूसी क्रांति, 11वां लेक्चर होगा हमारा फांसीवाद एवं नाजीवाद क्या थे। वहीं आपने देखा होगा ये पॉलिटिशियन भी बोलते रहते हैं, ज्यादातर लालू जी बोलते रहते हैं ये फांसीवाद फांसीवाद ये सब, इसका मतलब क्या है वो पढ़ेंगे वहीं। वैश्विक आर्थिक मंदी, फिर 13वां पढ़ेंगे हम द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर 14 पॉइंट पढ़ेंगे हम चीनी क्रांति, 15 पॉइंट पढ़ेंगे शीत युद्ध, उसके बाद
तृतीय विश्व युद्ध एवं कूटनिरपेक्षता, फिर उसके बाद सोवियत संघ का विघटन, यानी कि 91 के आसपास जो सोवियत संघ के विघटन हुआ वो पढ़ेंगे, औपनिवेशिक नीतियां, जापान का आधुनिकीकरण। तो यह पढ़ना होगा मेन इस बार के लिए एग्जाम के लिए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी तुम्हारी, ये वाली हो जाएगी, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ यह भी इंपॉर्टेंट है, और यह भी इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो टोटल मिला के कहने की बात यह है, और ये तो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पूरा का पूरा सीनेरियो वर्ल्ड हिस्ट्री में ही चला है। तो यानी कि उसी को देखते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा इस बार। हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री से जो 4-5 प्रश्न आते हैं चेंज करके 3-4 प्रश्न यहीं से दे दे, तो ये संभावना, स्कोप हमेशा रहता है। यूपीएससी का यही टर्निंग पॉइंट है कि उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो किधर भी टर्न कर जाता है। ठीक है, तो थैंक यू। कल मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से प्रबोधनकालीन चिंतन, पहले लेक्चर यहाँ से लेके आएंगे, और क्रम वाइज ऐसे ही सीरियल वाइज पढ़ते जाएंगे। पहले पुनर्जागरण और प्रबोधनकालीन चिंतन पढ़ाऊंगा, उसके बाद अमेरिकी क्रांति स्टार्ट करेंगे, फिर फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वो सारी 1 by 1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।